अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद हसन और आप देख रहे हैं द स्टडी मेट, जहां हम आपकी एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी को आसान बना रहे हैं। हम कई सालों से एफसीपीएस और दीगर मेडिकल इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम कर रहे हैं और हमारे पेड कोर्सेज ने बेशुमार डॉक्टर्स की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हम अपनी कुछ इंतहाई अहम पेड कोर्सेज को बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहे हैं, ताकि हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम का यकसा मौका मिले। ये इल्म सबका हक है और स्टडी मेट आपके साथ है। लेकिन याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि किसी भी लेक्चर की अपडेट आपसे मिस ना हो। चलें, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में मल्टीपल डिजीज़ेस आती हैं और उन मल्टीपल डिजीज़ेस को आपने किस तरीके से याद रखना है और किस तरीके से सिनेरियोज आ सकते हैं, क्या उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, ये क्या क्या उनकी एसोसिएशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इनको समझने के, इनको याद करने के 2 से 3 तरीके हैं। मैं जिस तरीके से ये पढ़ाता हूँ और जिस अंदाज में आपको याद हो सकता है, दैट इज़ वाई निमोनिक्स। निमोनिक्स के थ्रू आपको इनकी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और निमोनिक्स के अलावा कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें हर डिज़ीज़ की होती हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं, एंड यू आर डन विद दिस टॉपिक इन डिटेल। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स सारे के सारे वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी या मेमोरी या फिर फंक्शन में मसला आता है ब्रेन के, विद इंटेक्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी में मसला है लेकिन कॉन्शियसनेस जो है वो इम्पेयर नहीं होती। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिज़ीज़ कॉल्ड पार्किंसनिज्म। अब पार्किंसनिज्म में, ठीक है, कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी आपने याद रखनी हैं। पहले तो मैं वो बताता चलूँ कि पार्किंसनिज्म में आपके ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, एकाइनेसिया होता है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, शफलिंग गेट होती है। ठीक है, और ये होती क्यों है? क्योंकि आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं किस जगह के, सब्सटेंशिया नियाग्रा के, ठीक है, वो बेसिकली जो है ना उनका लॉस हो रहा होता है। उसकी वजह से जब डोपामिन कम हो रही होती है तो अल्टीमेटली आपके ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, ल्यूई बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो अल्फा साइन्यूक्लिन की इंट्रासेलुलर एओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है जो आपने याद रखना है, दैट इज़ PDACML। पी से आपने याद रखना है कि ये निमोनिक है जो आपने याद रखना है, ये पार्किंसनिज्म का निमोनिक है। डी से आपने याद रखना है कि इसमें डोपामीन कम हो जाती है। इधर से ही आप याद रखेंगे कौन सी डोपामीन कम होती है, सब्सटेंशिया नियाग्रा। ठीक है, इसकी बेसिकली लॉस होती है इसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। ए से आप याद रखेंगे कि ये एज रिलेटेड होती है, एज रिलेटेड, एज जितनी ज़्यादा होगी उतने इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सी से आप याद रखेंगे कॉम्टापोन। कॉम्टापोन का क्या मतलब है कि इसके ट्रीटमेंट में एक चीज़ इस्तेमाल होती है, दैट आर कॉम्ट इनहिबिटर्स। कॉम्ट इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके एंड पे PONE पोन आता है। ठीक है, जैसे एंटोकापोन हो गया, टोल्कापोन हो गया, तो वो पूछ लेते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कॉम्ट इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, एम से आप याद रखेंगे माओ जीलीन, ये है बेसिकली MAO इनहिबिटर्स। ठीक है, ये भी यूज़ होते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। ठीक है, और
इनके एंड पे जिलीन आता है, जैसे सिलेजिलीन आ गया, ठीक है। और एल से आप याद रखेंगे लुई बॉडीज़, लुई बॉडीज़। लुई बॉडीज़ जो हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रा सेलुलर इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ हैं किसकी, ऑफ अल्फा साइन्यूक्लिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ एम से आपने एक और चीज़ याद रखनी है, एक ड्रग होता है MPTP, ये बेसिकली पार्किंसंस को कॉज करवा सकता है, ठीक है। तो PTACML से आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें कि पार्किंसनिज्म का डोपामिन इसमें कम होती है, एज रिलेटेड होता है। इससे आप एक और चीज़ याद रखते हैं कि इसमें एसिटाइल कोलिन की एक्शन फिर बढ़ जाता है, सारी सी बात है, ठीक है। कॉम्टापोन, कॉम्ट इनहिबिटर्स के एंड पे पोन आता है, एंटोकापोन टोल्कापोन, माउजिलीन MAO इनहिबिटर्स के एंड पे जिलीन आता है, सिलेजिलीन। और लुई बॉडीज़ होती हैं इसमें इंट्रासेलुलर इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं अल्फा साइन्यूक्लिन की। एक तो ये हो गया। अगला इसके आपको पता होने चाहिए कि इसकी जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन वो कैसे होती है। उसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज़ ट्रैप्स, TRAPS। टी से आपके ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर्स किस तरह के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इसमें पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, पिल रोलिंग। रिजिडिटी आ जाती है, रिजिडिटी आपको पता होना चाहिए किस तरह की होती है। रिजिडिटी इज़ कॉग व्हील रिजिडिटी, कॉग व्हील रिजिडिटी, ठीक है। ए से आ जाएगा एकाइनेसिया, ये ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है, कि स्लो मूवमेंट्स होंगी सारी, ठीक है। पी से आपका आ जाएगा पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, के पोस्चर ठीक नहीं होगा। और एस से आपका आ जाएगा शफलिंग गेट, कि गेट उसकी शफलिंग होगी, शॉर्ट स्टेप्ड गेट होती है, ठीक है। तो ये है आपका पार्किंसनिज्म। ये दो निमोनिक्स है, PDA, CML एंड ट्रैप्स। इससे आपका पूरा पार्किंसनिज्म तैयार होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिटेल में पढ़ना है दैट इज़ हंटिंगटन्स। हंटिंगटन्स के लिए सिंपल एक निमोनिक है दैट इज़ MS केज्ड। याद कैसे रखना है जी, M से इसके आपको याद रहेंगे सारे के सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट। मूड में याद ये रखना है कि इसमें इंसान में अग्रेशन या डिप्रेशन होती है। मेमोरी में मेमोरी लॉस होता है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। और मूवमेंट में आपने याद रखना है कि इसमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स आती हैं। और केज्ड से क्या याद रखना है आपने, सी से याद रखना है कि इसमें कॉडेट न्यूक्लियस की एट्रोफी हो जाती है। ए से आपने याद रखना है कि इसमें एसिटाइल कोलिन कम हो जाती है। और साथ ही एंटिसिपेशन याद रखना है। एंटिसिपेशन का क्या मतलब है कि अगर एक जनरेशन में, ठीक है, ये आई है एट द एज ऑफ 60, ठीक है, तो अगली जनरेशन में हंटिंगटन्स डिजीज़ 60 से कम आएगी, ठीक है, लेट्स से 55 पे आ जाएगी। उससे अगली जनरेशन में, ठीक है, 55 से भी कम एज पे आएगी, लेट्स से 50 पे आ जाती है। उससे अगली जनरेशन में, ठीक है, 50 से भी कम आएगी, लेट्स से 40 पे आ जाती है। तो जैसे जैसे जनरेशन वाइज आगे जाते रहते हैं तो फिर एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि उससे पहले आ रही है जितनी इस दफ़ा आई थी, ठीक है। जी से आपने याद रखना है कि इसमें गैबा भी कम हो जाता है, ठीक है, केज्ड CAG। और यहाँ से CAG से आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आती हैं, ठीक है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स आती हैं। और E और D से आपने याद रखना है कि इसमें एक्सेसिव
डोपामीन होती है कि इंक्रीज डोपा है ना, ठीक है। तो बेसिकली मूड, मेमोरी और मूवमेंट का डिसऑर्डर है जिसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस की एट्रोफी हो जाती है और एसिटाइलकोलिन और गैबा कम हो जाता है, डोपामीन बढ़ जाती है, एंटिसिपेशन होती है और CAG2 ट्राईन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होती हैं इसमें। सो दिस इज़ हंटिंगटन्स डिजीज़, या इसका दूसरा नाम होता है हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है, हंटिंगटन्स कोरिया। साथ ही साथ आपने इसमें एक और चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है, कि ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट नंबर 1, और नंबर 2 इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं दैट इज़ टेट्राबेंजीन और ओलेंजापिन, ठीक है। ये दो चीज़ें याद ज़हन में रखनी है आपने कि इसके ट्रीटमेंट में क्या चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। ये हंटिंगटन्स डिजीज़। अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स में एक मिनट दीजिए। अल्जाइमर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो इसकी सारा निमोनिक भी ए से ही हम लोग आगे चलाएंगे, ठीक है। ए से कैसे आगे चलाएंगे? ए से आपने याद रखना है कि ये निमोनिक है आपका अल्जाइमर्स का नंबर 1। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि ये एज रिलेटेड है, कि एजेड बंदा होगा जिसको अल्जाइमर्स होगी। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए ये APP जीन रिलेटेड है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के साथ भी इसकी एसोसिएशन है कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो अल्जाइमर्स है वो बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है। फिर ए से आपने याद रखना है कि इसमें एट्रोफी हो जाती है सेरिब्रम की, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें अल्फ़ा, बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं जिसकी वजह से बेसिकली ये हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें एग्रीगेट्स आते हैं टाउ प्रोटीन्स के, ठीक है, टाउ प्रोटीन्स के। एसिटाइलकोलिन इसमें कम हो जाती है और जब आप इसकी ऑटोप्सी करते हैं किसी बंदे की जिसको अल्जाइमर्स होती है तो फिर ही आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि उसको वाकई अल्जाइमर्स थी। कोई और तरीका नहीं है कंफर्म करने का अल्जाइमर्स का, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें आपने आउट ऑफ दिस निमोनिक याद रखनी है। इसमें आपकी सारी चीज़ें वैसे ख़त्म हो जाती हैं, जो बताने वाली चीज़ें थी याद रखने वाली थी वो यही हैं, ठीक है, कि इसमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से टाउ प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स बनते हैं, अल्फा बीटा अमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं, उसके वजह से एट्रोफी ऑफ सेरिब्रम होती है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन कम होती है, ऑटोप्सी कंफर्म करने के लिए होती है। एजेड लोगों में जब आपकी जो है ना वो होती है डिमेंशिया होता है तो आप ये सोचते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर 21 पे APP होता है जो डाउन सिंड्रोम का एसोसिएशन है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी अल्जाइमर्स के बारे में है। और अल्जाइमर्स में एक और चीज़, लास्ट चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो है ना जीन्स होती हैं, एक होती है ApoE2, एक होती है ApoE4। जो ApoE2 होती है ना, अगर वो हो ना, ठीक है, तो वो रिस्क कम कर देती है अल्जाइमर्स का, ठीक है। अगर ApoE4 होगी ना, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ कर देगी रिस्क अल्जाइमर्स का, ठीक है। ये है आपकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में अल्जाइमर्स। अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ बेसिकली फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। अब फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया क्या मतलब है इसका? फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है, ठीक है। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब की डीजनरेशन होती है, नाम से पता फ्रंटो टेम्पोरल, ओ बहुत ज़्यादा है तो ओ से आपने याद रखने के इसमें राउंड टाउ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है,
जिनको हम पिक्स बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है, पिक्स बॉडीज़, ठीक है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम है पिक्स डिजीज़, ठीक है। और आखिरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें पहले बिहेवियरल और लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं और बाद में जाके फिर डिमेंशिया होता है, ठीक है। तो अगर पहले बिहेवियर और लैंग्वेज इश्यूज आ रहे हैं और बाद में डिमेंशिया हो रहा है तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, जो कि राउंड टॉ प्रोटीन्स या पिक्स बॉडीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ ल्यूई बॉडी डिमेंशिया। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया में आपने क्या याद रखना है, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया में सिंपल ये याद रखना है, अगर आप इसको यूँ याद रखें ना, है ल्यूसिनेशन, फिर ही आपको याद रहेगा, है लूसिनेशन, ठीक है। कि अगर हेलुसिनेशन होती हैं और साथ डिमेंशिया हो जाता है तो यू विल थिंक ऑफ लूई बॉडी डिमेंशिया, ठीक है। इसमें भी इंट्रासेलुलर लूई बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर लूई बॉडीज़ होती हैं। हेलुसिनेशन के साथ आपका डिमेंशिया है और ज़्यादातर जो हेलुसिनेशन होती हैं दे आर विजुअल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया में आपने याद रखना है कि स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज डिटीरियोरेट होता है बंदा, ठीक है। और क्योंकि ये होती क्यों है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आर्टीरियल इन्फार्क्ट्स होते हैं, नंबर 1, ठीक है। और शुरू में तो कॉग्निशन का मसला होता है, एंड पे जाके डिमेंशिया का मसला बनता है, ठीक है। शुरू में कॉग्निशन का मसला, एंड पे डिमेंशिया का मसला। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आर्टीरियल इन्फार्क्ट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ वेस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है। आखिरी डिजीज़ जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ क्रुएड्सफेल्ट जेकब डिजीज़, जिसका दूसरा नाम जो मशहूर है वो दैट इज़ मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ का क्या मतलब है कि इसमें बेसिकली इसका दूसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। इसमें होता क्या है कि एक तो डिमेंशिया और डिमेंशिया के साथ क्विक मूवमेंट होती है किसी मसल ग्रुप की और मायोक्लोनस होता है। बेसिकली डिमेंशिया प्लस मायोक्लोनस, इट्स क्रुएड्सफेल्ट जेकब डिजीज़ या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। इसमें जो चीज़ सिर्फ याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि एक तो इसमें ईईजी में मसला होता है और एक सीएसएफ में मसला होता है, और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें प्रायोन्स होते हैं। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ईईजी में क्या मसला आता है, ईईजी में पीरियोडिक शार्प वेव्स आती हैं, पीरियोडिक शार्प वेव्स आती हैं ईईजी में। सीएसएफ में क्या है, सीएसएफ में एक प्रोटीन होती है इंक्रीज्ड 14-3 प्रोटीन होती है, ठीक है। और प्रायोन्स की शीट्स होती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं दैट आर रेजिस्टेंट टू प्रोटीएजेस। तो प्रायोन्स याद रखने आपने जो इसका एसोसिएटेड है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब एक दफ़ा मैं आपको स्पीड से बता भी देता हूँ। पार्किंसंस में आपने पीडीए, सीएमएल और ट्रैप से याद रखने, ठीक है। हंटिंगटन्स में एमएसकेएचड है, ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए और ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी पता होना चाहिए। एल्जाइमर में सब कुछ ए से है, साथ एपो-E2 और एपो-E4 का पता होना चाहिए। फिर आपके फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जिसमें डिमेंशिया के साथ आपने याद रखना है पहले कि पहले बिहेवियर और लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, फिर डिमेंशिया होता है। और फ्रंटोटेम्पोरल है तो राउंड टॉप प्रोटीन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पिक्स बॉडीज़ कहते हैं और उसको पिक्स डिजीज़ भी कहते हैं इसीलिए। फिर ल्यूई
बॉडी डिमेंशिया आ जाता है जिसमें हेल्यूसिनेशन से याद रखना है आपने, ठीक है। हेलुसिनेशन होती हैं, ज़्यादातर विजुअल होती हैं अलॉन्ग विद डिमेंशिया। फिर वेस्कुलर डिमेंशिया जैसे मल्टीपल आर्टीरियल इन्फार्क्ट्स होते हैं, स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन होती है, शुरू में कॉग्निशन का मसला होता है, एंड पे डिमेंशिया का मसला होता है। एक चीज़ यहाँ पे और याद रख सकते हैं, इसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी इसमें ही आते हैं, ठीक है। फिर क्रिस्टल जेकब डिजीज आती है जिसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं, मैड काउ डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें डिमेंशिया होता है और साथ मायोक्लोनस होता है। ईईजी में पीरियोडिक शार्प वेव्स आती है, सीएसएफ में इंक्रीज 14-3-3 प्रोटीन होती है और प्रायॉन्स आते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये हो रही होती है और इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज की तरफ ये देखें, मूड के लिए आ गया आपका डोपामीन। नाइग्रोस्ट्रेटल फाइबर्स जो हैं ये इसमें आ जाता है डोपामीन, ये वही वाला है पार्किंसंस वाला, ठीक है। अच्छा, ब्रेन स्टेम के स्ट्रेटल फाइबर्स में सेरोटोनिन आ जाता है। फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया आउटफ्लो इज गैबा, ये आपको उसमें बेसल गैंग्लिया में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ बेसल गैंग्लिया न्यूरोट्रांसमीटर वही गैबा, ठीक है। अच्छा, बेसल गैंग्लिया एक्साइटेटरी पाथवे का न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन था, मैंने आपको दिखाया था, जो आपका है डायरेक्ट पाथवे उसका है ना ये। न्यूरोट्रांसमीटर फॉर रॉड्स एंड कोन्स ग्लूटामेट, ये याद कर लें आप। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सेरिबेलम, सेरिबेलम में स्टिमुलेटरी ग्लूटामेट है, ठीक है। और फास्ट पेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो भी ग्लूटामेट है, ठीक है। मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ रेम स्लीप, ये स्लीप में आपको पढ़ा दिया गया, एसिटाइलकोलिन है मेन, ठीक है। और मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नॉन रेम स्लीप, ठीक है, ये सेरोटोनिन जो है ना वो मेन है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जो है वो रेम में और सेरोटोनिन जो है वो नॉन रेम में, ये आपको स्लीप के टॉपिक में पढ़ा दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। और स्लो पेन जो है वो सब्सटेंस पी आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही वाले रिपीट हुए हैं बार बार जो आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये एक दफ़ा देख लें इनको आप। न्यूरोट्रांसमीटर्स, अच्छा ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपने पूरी न्यूरो पढ़ ली है, ठीक है। तो अब एक दफ़ा इनको देख लें, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला सीन है ना, ठीक है, ये तो आपका उधर ही ख़त्म हो जाता है जब आपने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उसमें ये सब कुछ कवर हो रहा है, जो उसके निमोनिक्स हैं, ठीक है। जैसे पार्किंसंस था, ठीक है, उसमें डोपामीन कम हो रहा था, ठीक है, ठीक है। डिप्रेशन में डोपामीन कम हो रहा है, ठीक है। पार्किंसन का निमोनिक था ना PDA-CML, ठीक है। फिर जो हंटिंगटन कोरिया था, ठीक है, उस पर जो निमोनिक था वो MS-CAGE था। तो आपने देखा था कि एसिटाइलकोलिन और गैबा जो है वो कम हो रहा था, ठीक है। तो डिक्रीज इन हंटिंगटन गैबा और एसिटाइलकोलिन में डिक्रीज इन हंटिंगटन, ठीक है। और एक्सेसिव डोपामीन था, डोपामीन बढ़ रहा था हंटिंगटन में, ठीक है। तो डोपामीन इंक्रीज हो रहा है हंटिंगटन में, वही वाली बात है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामीन जो है वो बढ़ता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, सेरोटोनिन का पूछा जाता है। सेरोटोनिन डिक्रीज होते हैं इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेरोटोनिन के बारे में पूछी जाती है ना, वो पूछते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड, ठीक है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये कि क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, लेकिन जो फाइनल जो लोगों ने कहा है ना वो है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड इज सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामीन नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर मूड के लिए सेरोटोनिन ही आपने लगाना है, मेरे हिसाब से भी सेरोटोनिन ही है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है इस पर, उसके बाद भी सेरोटोनिन ही फाइनल हुआ है। इसके अलावा अगर वो पूछते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बिहेवियर तो वो भी सेरोटोनिन ही होगा। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ स्लीप भी सेरोटोनिन ही होगा। लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ इमोशन, तो इमोशन में डोपामीन है, ठीक है। इमोशन डोपामीन, ठीक है। मूड, बिहेवियर, स्लीप, सेरोटोनिन। अगर इस तरह का MCQ आ जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर फॉर इमोशन एंड बिहेवियर, तो वो फिर आप सेरोटोनिन चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ इमोशन तो डोपामीन होगा। ये वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए इसी तरीके से जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक दो बातें और सिंथेसिस के पूछते हैं कि सेरोटोनिन आता है रेफी न्यूक्लियस से, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन आता है लोकस सेरोलियस से, ठीक है। ये दो पूछे जाते हैं काफ़ी, और एक एसिटाइलकोलिन का पूछते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट, ठीक है। ये तीन चीज़ें पूछते हैं, बाकी इतना नहीं पूछा गया। तो ये हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का ओवरव्यू। यही चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं जो मैंने आपसे शेयर कर ली है। राबिया अली में कुछ MCQs और भी हैं,
जिसमें पाथवेज के न्यूरोट्रांसमीटर्स पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी CPSP में मेरा नहीं ख्याल कि इतने पूछे गए या रिपीट हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसकी थोड़ी सी आपको रूट लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर इतने ही आपने याद रखने हैं।